गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का दोनों क्लासों के लिए कॉमन टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी, जिसके पार्ट नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स एक रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बात होती है। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कितनी फास्ट होती है उससे उसका अभिक्रिया वेग डिसाइड होता है, और अभिक्रिया वेग को बहुत से कारक प्रभावित भी कर सकते हैं कि वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो इस आधार पर केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंदर अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग से संबंधित या अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक या इससे संबंधित चर्चा जिस ब्रांच के अंदर की जाती है वो होती है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पहला टॉपिक लिखते हैं अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग क्या होता है, या रेट ऑफ रिएक्शन, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर इकाई समय में क्रिया कारक को व उत्पादों की सांद्रता में कितना परिवर्तन आता है। कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है। पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम। धीरे धीरे रिएक्शंस होती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। एक टाइम के अकॉर्डिंग जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती हैं तो उस अवस्था को बोला जाता है साम्य अवस्था, और उसके बाद में कंसंट्रेशन में चेंज होते ही वापस रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले इकाई समय में क्रिया कारकों व उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग को हम ऐसे शो कर सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन चेंज इन कंसंट्रेशन बटा में समय। इकाई समय में सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ है वो उसका क्या होता है, अभिक्रिया वेग होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए A प्लस बी और C प्लस डी में चेंज हो रहे हैं। कोई भी रिएक्शन है उसके अंदर A और B दोनों रिएक्टेंट्स हैं और C और D दोनों प्रोडक्ट हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो A की सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको DA से शो किया जाएगा। B की सांद्रता में परिवर्तन DB और C की सांद्रता में परिवर्तन DC और D की सांद्रता में परिवर्तन DD। इस प्रकार हम इनको शो कर सकते हैं। तो जब अभिक्रिया वेग के रूप में इनको लिखा जाता है तो सबसे पहले अभिक्रिया वेग के रूप में जब रखते हैं इनको तो ये रखा जाता है माइनस DA बटा में DT बराबर माइनस DB बटा में DT बराबर DC बटा में DT, इसके आगे प्लस का साइन बराबर और प्लस DD बटा में DT। इनके आगे माइनस का साइन, इनके आगे माइनस का साइन, क्योंकि ये क्या है, क्रिया कारक है और समय के साथ क्रिया कारकों की सांद्रता में परिवर्तन है। ये दोनों क्या है, उत्पाद है।
क्योंकि क्रिया कारक की सांद्रता धीरे धीरे कम होती है और प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ती रहती है। तो अभिक्रिया वेग जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है? अभिक्रिया वेग जो अभिकारक है उनकी सांद्रता में क्या होती है? कमी। तो हम ये कह सकते हैं ए व बी की सांद्रता में कमी, ए व बी की सांद्रता में कमी, ए व बी की सांद्रता में कमी बटा में क्या कह सकते हैं हम? समय, बटा में समय बराबर हम ये भी रख सकते हैं सी व डी की सांद्रता में वृद्धि, सी व डी की सांद्रता में वृद्धि बटा में समय। तो ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं ना कि सांद्रता में जो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ वही क्या होता है? अभिक्रिया वेग होता है। ऐसा कर सकते हैं हम, जैसे हमारे लिए यहाँ पर ए और बी की सांद्रता में कमी बटा में समय और सी व डी की सांद्रता में कमी बटा में समय से हम इसको शो कर सकते हैं। तो अभिक्रिया वेग सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ साथ, तो वो क्या होगा? अभिक्रिया वेग। जैसे इसको हम लेते हैं यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में शो किया जाता है सांद्रता और बटा में समय, सांद्रता बटा में समय से शो करें तो अभिकारकों की सांद्रता में धीरे धीरे कमी आती जाती है और उत्पाद की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो ये किसके लिए शो कर रहे हैं हम? उत्पाद के लिए। और ये किसको शो कर रहे हैं? अभिकारक को। और एक समय के लिए यहाँ पर दोनों की सांद्रताएं इक्वल हो जाती हैं, उसको नाम दिया जाता है साम्यावस्था। क्या नाम दिया जाता है? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था की कंडीशन में एक टाइम के लिए दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। ये थी हमारे पास में अभिक्रिया से वेग से संबंधित बात। अभिक्रिया वेग की इकाई यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन होता है। तो सांद्रता बटा में समय कह सकते हैं अपने। तो सांद्रता को मोल अपॉन में लीटर से शो किया जाता है और इनटू में सेकंड। तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो अभिक्रिया वेग की जो इकाई है वो मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है ताक्षणिक वेग। क्या होता है? ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग, ठीक है। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है? एक निश्चित समय में किसी भी अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वो उसका क्या होता है? ताक्षणिक वेग होता है, जिसको हम ग्राफ के रूप में इस प्रकार अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ को देखा जाए तो जिस टाइम इस तरीके से धीरे धीरे क्या होती है? अभिकारकों की सांद्रताएं कम होती जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें अभिक्रिया वेग या ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा खींच करके इसको इस प्रकार से मिला देंगे। इसके आधार पर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये T2 और ये T1 हो जाएगा और ये C1 और ये C2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अभिक्रिया वेग को C2 माइनस C1 या T2 माइनस T1 से रख सकते हैं या dC अपॉन dt पॉजिटिव नेगेटिव अभिक्रिया वेग से रख सकते हैं। इस आधार पर अपने क्या कर सकते हैं? ताक्षणिक वेग या अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रख सकते हैं ताक्षणिक वेग को। तो ताक्षणिक वेग क्या होता है? एक निश्चित समय में किसी अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है वो उसका क्या होता है?
ताक्षणिक वेग होता है। फिर इसके बाद में अगला कारक आता है प्रारंभिक, या अगला जो वेग आता है वो होता है प्रारंभिक वेग। ये सारी बातें वैसे तो अभिक्रिया वेग से संबंधित हैं, लेकिन कुछ अलग अलग प्रकार के वेग है, अभिक्रिया वेग, ताक्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग। जैसे ये बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर सांद्रता और समय की बात कर रहे हैं हम। सांद्रता और समय के बीच में अभिकारकों सांद्रता ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। तो t बराबर 0 पर जो वेग होगा वो किसको शो करेगा, प्रारंभिक वेग को शो करेगा। और प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा t बराबर 0 पर। t बराबर 0 पर इसका मान जो होता है वो सर्वाधिक होता है, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम होता है इसका मान। ये हमारी अभिक्रिया वेग की इकाई और ताक्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग से संबंधित बातें थी। उसके बाद में हम कुछ स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो इसके स्टोकियोमेट्रिक को लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर NO2 किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, F2 के साथ में, और क्या बना रहा है, NO2F। क्या बना रहा है, NO2F। यहाँ पे 2 और यहाँ 2। इसके लिए स्टोकियोमेट्रिक को देखने के लिए हमें एक तो क्या रखना पड़ेगा, जो संतुलित रासायनिक समीकरण है वो लिखनी पड़ेगी। हमें क्या लिखनी पड़ेगी, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर NO2 लुप्त हो रहा है, F2 भी लुप्त हो रहा है और NO2F बन रहा है। तो हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं NO2F के बनने की दर ऐसे लिख सकते हैं अपने। तो यहाँ पर D और यहाँ क्या रखेंगे, NO2F रखेंगे और अपोन में DT ये बन रहा है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के आगे क्या लगता है, प्लस का निशान, और प्लस का निशान लगाते हैं अपने इसके आगे। और यहाँ पे 2 है तो 1/2। ये स्टोकियोमेट्रिक कुछ गुणांक होते हैं जो काम में लिए जाते हैं। फिर है NO2 के लुप्त होने की दर, NO2 के लुप्त होने की दर अगर ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे हम DNO2 और अपोन में DT, क्या रखेंगे, DT। और इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, क्योंकि ये क्या है, रिएक्टेंट है और 2 लगा हुआ है तो इसलिए 1/2 रख देंगे। क्या रखेंगे, 1/2 रख देंगे। फिर है F2 के लुप्त होने की दर ही फिर आएगा, क्योंकि F2 भी क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है, जो लुप्त हो रहा है। तो DF2 और DT, इसके आगे भी क्या होगा, माइनस का साइन। माइनस प्लस के साइन ये शो करते हैं कि जो हमारे पास में जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन तो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये शो करते हैं। तो अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना अपने कि अभिक्रिया वेग बराबर, यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए लिखेंगे तो -1/2 और DNO2 और DT बराबर -DF2 बटा में DT बराबर, और
फिर ये बन रहा है तो प्लस 1/2 और DNO2F और बटा में dt। तो अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रखेंगे तो हम ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए ये स्टोक्योमेट्रिक तरीके से इन समीकरण को लिखा है हमने, तो इसको लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये लिखना आएगा तभी हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन ही लिया है, न्यूमेरिकल्स लिए हैं, इसी की फॉर्म में लिखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा तो लुप्त हो रहा है, कौन सा बन रहा है, किसके लुप्त होने की वेग क्या है और किसके बनने का वेग क्या है, तभी हम कर सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, तो उससे हमारी सारी चीज़ें वैसे क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए टेम्परेचर पर अभिक्रिया, अभिक्रिया लिख लेते हैं हम सबसे पहले, A + B और किस में कन्वर्ट हो रही है, 2C में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो A + B बराबर क्या हो रही है, 2C हो रही है। तो अभिक्रिया वेग की फॉर्म में लिखेंगे, अभिक्रिया वेग की फॉर्म में तो हम डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं, या फिर मैं ये बोलूँ कि A के लुप्त होने की दर, A के लुप्त होने की दर, वैसे आपको पूरे तरीके से बताऊँ मैं करना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, रिएक्टेंट के लिए -dA/dt आ जाएगा, ठीक है। और B के लुप्त होने की दर, लुप्त होने की दर और -dB/dt आ जाएगा। और C के बनने की दर, C के बनने की दर ये कैसे हो जाएगा, -dC/dt और 1/2 रख देंगे, इसके आगे क्या रख देंगे, 1/2। तो अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रखेंगे, तो अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रखेंगे तो -dA/dt बराबर -dB/dt और इसके आगे प्लस का निशान लगेगा, प्लस 1/2 dC/dt। जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन तो कम हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अब देखो B के विलुप्त होने की दर या लुप्त होने की, C के बनने की दर याद करो। A के विलुप्त होने की दर दे रखी है हमें, इसके विलुप्त होने की दर दे रखी है 10⁻², ठीक है। अब इन दोनों को बराबर कर लें अपने, तो यहाँ dB/dt, तो इसके लुप्त होने की दर इतनी हो जाएगी, बराबर ही आ रहा है, तो दोनों का मान कितना आ गया, 10 की पावर है। अब देखो dA/dt लुप्त होने की दर और dB/dt लुप्त होने की दर कितनी आ गई, 10⁻² मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, क्योंकि एक का मान दिया हुआ था और इसका मान भी इतना ही आएगा। फिर हम इसकी और इसकी या इसकी और इसकी तुलना कर सकते हैं, जो ज्ञात हो गया, तो dB/में अब माइनस का निशान लगाओ तो लगा लो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस जो होते हैं वो सांद्रता को शो कर रहे हैं, कम या ज़्यादा होने का। इसका मान है 10⁻² बराबर 1/2 dC/dt। dC/dt का मान निकालना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 में 10⁻² मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि यूनिट यही दे रखी है, तो इतना आ जाएगा इसका मान। तो अगर हमें स्टोक्योमेट्रिक फॉर्म में रिएक्शन को लिखना आ गया, रिएक्शन को करना आ गया, तो उसके बाद में हम कोई भी न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी कुछ अभिक्रिया वेग से संबंधित बात, कुछ रिएक्शंस जिनको अभिक्रिया वेग की फॉर्म में रखा हमने, और साथ में कुछ स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशंस को भी लिखना सीखा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्क्रिय द्रव्यमान का नियम। क्या आता है, स्क्रिय द्रव्यमान का नियम। स्क्रिय द्रव्यमान का नियम, स्क्रिय द्रव्यमान का नियम ये किसने दिया था, गुलबर्ग व बागे नामक साइंटिस्ट ने दिया था।
उन्होंने बताया था कि अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया जो अभिक्रिया वेग डिसाइड करती है और उनके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हमेशा अभिक्रिया वेग के क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे हमारे पास में जैसे कोई भी अभिक्रिया वेग जो है वो समानुपाती है CA और CB के, मतलब A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन के। तो अभिक्रिया वेग बराबर क्या रखा जाएगा, K CA और CB की फॉर्म में ऐसे रख सकते हैं। तो सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम था वो गुलबर्ग और बागे नामक साइंटिस्ट ने दिया था और उन्होंने अभिक्रिया वेग से संबंधित बात की। और अभिक्रिया वेग जो होता है वो अभिक्रिया क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है, या सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता से मतलब ले सकते हैं अपने। तो गुलबर्ग व बागे नामक साइंटिस्ट ने सक्रिय द्रव्यमान का नियम दिया और उन्होंने इस नियम के अनुसार कहा कि हमारी कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसके जो क्रिया कारक हैं और उन क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो अभिक्रिया वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरीके से चर्चा की। उसके बाद में हमारी अभिक्रिया वेग से संबंधित बात हो गई थी। सक्रिय द्रव्यमान का जो नियम है वैसे कोई स्पेशली आपके सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन इस चैप्टर से संबंधित था तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। अब बात हम करते हैं अभिक्रिया वेग की। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कि अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम सांद्रता की। सांद्रता जो होती है वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित कर सकती है। अगर रिएक्टेंट्स की सांद्रता ज़्यादा है तो अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनेंगे, अभिक्रिया फास्ट चलेगी और अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो हमें अगर अधिक मात्रा में प्रोडक्ट प्राप्त करने हैं तो हमेशा ही क्या होती है, क्रिया कारकों की सांद्रता को बढ़ाते रहना चाहिए और उत्पाद की सांद्रता को कम करते रहना चाहिए। ये लासेलियो जो साइंटिस्ट था उसने अपना एक सिद्धांत दिया था, उसके अकॉर्डिंग भी ये बताया था कि सांद्रता हमेशा ही अभिकारकों की बढ़ानी चाहिए और उत्पादों की सांद्रता हमेशा कम करनी चाहिए। अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, इसलिए हमेशा ही अभिकारकों की सांद्रता अगर ज़्यादा होती है तो अभिक्रिया तेज चलती है, फास्ट चलती है, अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा कारक टेम्परेचर। अब टेम्परेचर, साधारण सी बात ये है कि टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे अभिक्रिया वेग बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर का मान हम एक साथ 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दें या फास्ट कर दें, 10 डिग्री बढ़ा दें तो अभिक्रिया की जो दर है वो 2 गुनी या 3 गुनी होने लग जाएगी। मतलब जिस दर से हो रही थी उसकी डबल हो जाएगी अभिक्रिया की जो दर है, या अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 गुना या 3 गुना हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। तीसरा कारक आता है दाब। दाब का प्रभाव जो होता है वो गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। एक तो सबसे मुख्य बात तो ये होती है कि गैसीय अभिक्रियाओं पर ही दाब का प्रभाव पड़ेगा और किसी अभिक्रिया पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
जैसे हमारे पास में कोई भी रिएक्शन है N2 + 3H2 और ये रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है 2NH3 बन रहा है। तो यहाँ पर अपने ऐसे कह सकते हैं ये 1 मोल हो गया, मान लो ये 3 मोल हो गए, तो टोटल 4 मोल हो गए या 4 अणु हो गए, ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ 2 है तो 2 से 4 की तरफ जा रहे हो तो हमें क्या करना है, दाब को बढ़ाना है। दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभिक्रिया वेग भी बढ़ जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी होनी स्टार्ट हो जाएगी या फास्ट चलने लगेगी, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे आ रहे हो बाई चांस, तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ 4 पहले से ही ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस कंडीशन में दाब बढ़ाएंगे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, अभिक्रिया और धीरे हो जाएगी। इसलिए ऐसी कंडीशन में आते हैं तो हमें दाब को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ये लासेटेलियो ने भी बताया था इस बारे में। लासेटेलियो ने अपना सिद्धांत दिया था, उसमें भी उसने सांद्रता, टेम्परेचर और दाब तीनों इफेक्ट को बताया था। एक अभिक्रिया जो होती है और उस अभिक्रिया के अंदर टेम्परेचर का, सांद्रता का और दाब का विशेष तौर से इफेक्ट पड़ता है। उसके अंदर उसने दाब को सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू किया और बताया कि जब हम अगर रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट कम मात्रा में बन रहे हैं उस कंडीशन में दाब को बढ़ा दो। अब देखो 4 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया दर बढ़ेगी, अभिक्रिया फास्ट होने लग जाएगी या अभिक्रिया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ चलेगी। और अगर ऐसा कर देते हैं ना, इस कंडीशन में दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया पहले जैसे चल रही थी उससे भी धीरे होने लग जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, दाब को बढ़ाते रहना। किस कंडीशन में, जब प्रोडक्ट कम मात्रा में बन रही है और रिएक्टेंट ज़्यादा मात्रा में हो, तो दाब का भी इफेक्ट पड़ता है अभिक्रिया वेग पर। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया दर बढ़ेगी। दाब का प्रभाव सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ेगा, सभी प्रकार की अभिक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब सिर्फ गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है, क्योंकि ये भी गैसीय फॉर्म में है, ये भी गैसीय फॉर्म में है और ये भी गैसीय फॉर्म में है। तो इसीलिए गैसीय अभिक्रियाओं पर इफेक्ट पड़ेगा। जब हमारे पास प्रोडक्ट कम मात्रा में है और रिएक्टेंट ज़्यादा मात्रा में है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में दाब को बढ़ाना है। दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया फास्ट होने लगेगी। ये थे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें सांद्रता, टेम्परेचर और दाब की बात की। बाकी जो कारक हैं प्रभावित करने वाले, उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।